नमस्कार। आज हम बेताल पच्चीसी के खजाने से एक और कहानी लेकर आए हैं। और ये कहानियां मतलब बाहर से जितनी सीधी लगती हैं अंदर से उतनी ही पेचीदा होती है। बिल्कुल। आज की कहानी एक ऐसे सवाल पर टिकी है कि जब प्यार, चतुराई और धोखा सब एक ही खेल का हिस्सा बन जाएं, तो असली पापी कौन होता है। हाँ, ये कहानी एक राजकुमार और राजकुमारी की है, पर ये कोई सीधी सादी प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संवाद की, सत्ता की और कह सकते हैं साजिश की कहानी है। इसमें हर किरदार अपने आप को सही साबित करने में लगा है और यही इसे आज भी इतना दिलचस्प बनाता है। तो चलिए कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि सही और गलत के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है। तो कहानी शुरू होती है काशी के राजकुमार वज्र मुकुट से। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त, जो कि दीवान का बेटा है, उसके साथ शिकार पर निकले हैं। और घूमते घूमते वो एक खूबसूरत तालाब के पास पहुंचते हैं। कुमारी पर पड़ती है। वो अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई थी और बस पहली ही नजर का प्यार। हाँ, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। राजकुमार तो मोहित हो गए, पर राजकुमारी कुछ बोल नहीं सकती थी। या शायद बोलना नहीं चाहती थी। सही कहा। उसने बस कुछ इशारे किए और ये इशारे ही मतलब कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। बिल्कुल। उसने अपने जूड़े में लगा कमल का फूल निकाला, उसे कान से लगाया, फिर दांत से हल्का सा काटा, अपने पैर के नीचे दबाया और आखिर में अपनी छाती से लगा लिया। राजकुमार तो बेचारे, उनके तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जाहिर है। पर उनका दोस्त, दीवान का बेटा, वो सब कुछ समझ गया। और यहीं हमें चतुराई दिखती है। ये सिर्फ होशियारी नहीं थी, ये अपनी बात कहने का एक सुरक्षित तरीका था। अच्छा, तो क्या मतलब था इन इशारों का? दीवान के बेटे ने समझाया, सिर से फूल उतारकर कान से लगाना मतलब मैं कर्नाटक देश की हूँ। ओके। दांत से कुतरना, मेरे पिता राजा दंतबाट हैं। पांव से दबाना मतलब मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाना, वो तो साफ था, तुम मेरे दिल में बस गए हो। कमाल है। मतलब बिना एक शब्द बोले एक पूरी बायोडेटा फाइल भेज दी। हाँ। लेकिन ये तो सब दीवान के बेटे की अपनी व्याख्या थी, है ना? अगर उसका अंदाजा गलत होता तो? बहुत बड़ा जुआ था, बहुत बड़ा। और यही इस रिश्ते की नींव है, एक भरोसे पर खेला गया जुआ। राजकुमारी ने यह भरोसा किया कि सामने वाला इतना बुद्धिमान होगा कि वो समझ जाएगा, और दीवान के बेटे ने अपनी समझ पर भरोसा किया। ये एक खतरनाक लेकिन बहुत असरदार संवाद था। खैर, ये पहेली सुलझते ही राजकुमार की तो जैसे जान में जान आई। बिल्कुल। वो फौरन अपने दोस्त के साथ कर्नाटक के लिए निकल पड़े। कई दिनों के सफर के बाद वो वहां पहुंचे और महल के पास उन्हें एक बुढ़िया मिली। हाँ, जो चरखा काट रही थी। और यहाँ उन्होंने अपनी दूसरी रणनीति अपनाई। मतलब सीधे महल में नहीं गए? नहीं, वो खतरा क्यों मोल लेते। वो सौदागर बनकर उस बुढ़िया के पास गए और रहने के लिए जगह मांगी। ये एक सोचा समझा कदम था। वो जानते थे कि जानकारी हासिल करने के लिए अंदर का कोई आदमी चाहिए। सही बात है। और किस्मत देखिए, वो बुढ़िया राजकुमारी पद्मावती की धाई निकली। वाह! अब तो वो राजकुमार के लिए एक परफेक्ट मैसेंजर, मतलब एक संदेशवाहक बन गई। हाँ, उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए और राजकुमारी तक ये खबर पहुंचाने को कहा कि वो राजकुमार शहर में आ गया है। यहाँ पर बुढ़िया का इस्तेमाल करना उनकी चतुराई तो दिखाता है, लेकिन एक तरह से ये उस बूढ़ी औरत का इस्तेमाल करना भी है। हाँ, वो अनजाने में ही एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन जाती है। अब कहानी में इशारों का दूसरा और भी ज्यादा रहस्यमयी दौर शुरू होता है। अच्छा। जब बुढ़िया ने राजकुमारी को राजकुमार के आने की खबर दी, तो राजकुमारी ने जो किया वो हैरान करने वाला था। क्या किया उसने? उसने गुस्से में अपने दोनों हाथों पर चंदन का लेप लगाया और बुढ़िया के गाल पर जोर से तमाचा मार दिया। अरे, राजकुमार ने ये सुना तो उसके तो होश ही हो गए होंगे। बिल्कुल। उसे लगा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कोई भी यही सोचता। लेकिन दीवान के बेटे ने यहां भी दिमाग दौड़ाया। उसने क्या कहा? उसने कहा, घबराओ मत। उसने 10 उंगलियों वाला थप्पड़ मारा जिस पर सफेद चंदन लगा था। इसका मतलब है अभी शुक्ल पक्ष है, यानी चांदनी रातें। हाँ, इन 10 रातों में मिलना खतरनाक है। 10 दिन बाद जब अंधेरी रातें मतलब कृष्ण पक्ष शुरू होगा, तब वो मिलेगी। ये तो एक तरह का पुराना एन्क्रिप्टेड मैसेज था। बिल्कुल। ये राजकुमारी की सावधानी और उसकी प्लानिंग को दिखाता है। वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। तो 10 दिन बाद बुढ़िया फिर गई। इस बार राजकुमारी ने केसर में अपनी 3 उंगलियां डुबोकर बुढ़िया के मुंह पर मार दी। राजकुमार फिर परेशान। और दीवान के बेटे ने फिर इसे डिकोड किया। क्या मतलब था इसका? उसे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और रुको। अच्छा, ये उस दौर की कहानियों में एक बहुत ही मतलब असली और निजी डिटेल है। सही कहा। यह दिखाता है कि ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं हैं,
बल्कि किरदारों की अपनी असल जिंदगी भी चल रही है। तो 3 दिन और बीत गए, बुढ़िया फिर पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे डांट फटकार कर महल की पश्चिम वाली खिड़की से बाहर धकेल दिया। और दीवान के बेटे ने इसका मतलब भी निकाल लिया होगा। हाँ, उसने तुरंत कहा, दोस्त तैयारी कर लो, आज रात उसने तुम्हें उसी खिड़की के रास्ते बुलाया है। इन सारी घटनाओं से एक बात तो साफ है। क्या? राजकुमार इस कहानी का हीरो भले ही हो, लेकिन इसका दिमाग वो पूरी तरह से दीवान का बेटा है। राजकुमार तो बस एक प्यादा है जो अपने दोस्त के इशारों पर चल रहा है। बिल्कुल। तो राजकुमार रात में महल पहुंचा और राजकुमारी से मिला। कई दिन वो वहीं गुप्त रूप से रहा। फिर एक दिन उसे अपने दोस्त की याद आई। उसने राजकुमारी को अपने दोस्त की खुशहाली के सारे किस्से सुना दिए। अच्छा? कि कैसे उसी की वजह से वो दोनों आज साथ हैं। और यही ये कहानी का वो मोड़ है जहां रोमांस खत्म होता है और एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर शुरू होता है। राजकुमारी ने दोस्त की तारीफ सुनकर कहा कि वो उसके लिए खास भोजन भिजवाएगी। राजकुमार बड़े गर्व से वो खाना लेकर दोस्त के पास पहुंचा। लेकिन दोस्त खुश होने के बजाय एकदम सतर्क हो दिया। क्यों? उसने राजकुमार से कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी को यह एहसास हो गया है कि जब तक मैं जिंदा हूं वो तुम्हें कभी पूरी तरह अपने वश में नहीं कर सकती। मतलब? मैं तुम्हारे और उसके बीच एक दीवार हूं, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाया है। 1 मिनट रुकिए, जहर? कहानी तो प्यार की थी, यह अचानक इतनी खतरनाक कैसे हो गई? यही तो सवाल है। क्या वो सच में एक खूनी है या फिर वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है? मतलब? उसे लगा कि राजकुमार का हर फैसला उसका दोस्त लेता है। शायद उसे लगा कि अपनी जगह बनाने के लिए उसे इस तीसरे पहिए को रास्ते से हटाना होगा। ये तो सत्ता का खेल है। बिल्कुल। जो राजकुमार के दिमाग को कंट्रोल करेगा वही रिश्ते को कंट्रोल करेगा। और ये साबित करने के लिए दीवान के बेटे ने थाली से एक लड्डू कुत्ते को खिलाया। और कुत्ता खाते ही मर गया। ये देखकर राजकुमार तो सन्न रह गया। उसे राजकुमारी से नफरत हो गई। वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहता था, लेकिन दीवान के बेटे ने उसे रोका। उसने कहा, नहीं, अब भागने का वक्त नहीं है। अब ऐसा उपाय करना होगा कि हम उसे अपने साथ अपने घर ले चलें। और यहाँ से जो योजना शुरू होती है वो प्यार की नहीं, वो बदला लेने और कब्जा करने की है। योजना बहुत ही क्रूर थी। उसने राजकुमार से कहा कि रात में जब राजकुमारी सो रही हो तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना और उसके सारे गहने चुरा लाना। ये तो किसी के चरित्र पर हमला करने जैसा है। बिल्कुल। ये प्रेम नहीं, ये एक तरह का हॉस्टाइल टेकओवर है। वो उसे जीत नहीं रहे, बल्कि उसकी इज्जत और पहचान को खत्म करके उसे हासिल करना चाहते हैं। और राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। योजना के अगले हिस्से में दीवान का बेटा एक योगी का रूप लेकर शहर के बाहर मरघट में बैठ गया और उसने राजकुमार को गहने बाजार में बेचने भेजा, इस हिदायत के साथ कि पकड़े जाने पर मेरा नाम ले लेना। अब खेल का आखिरी दांव चला जाता है। राजकुमार पकड़ा गया और उसे राजा के सामने पेश किया गया। जब राजा ने योगी बने दीवान के बेटे से पूछा कि ये गहने कहाँ से आए, तो उसने एक अविश्वसनीय कहानी गढ़ी। उसने कहा, महाराज, मैं काली चौदस की रात को मसान में डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था। तभी एक डाकिनी आई। मैंने उसे अपने वश में किया, उसके सारे गहने उतार लिए और सबूत के लिए उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। दीवान के बेटे ने राजा के अंधविश्वास और डर का फायदा उठाया। उसने राजा के ही सिस्टम को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। सही कहा। ये सुनकर राजा तो हैरान रह गया। वो महल गया और अपनी बेटी की जांघ पर निशान देखकर उसे यकीन हो गया कि उसकी बेटी ही वो डाकिनी है। उसने बिना कोई सवाल पूछे, बिना अपनी बेटी से बात किए मान लिया कि वो दोषी है। और यहीं पर राजा की सबसे बड़ी गलती है। उसने योगी से पूछा कि धर्मशास्त्र में ऐसी स्त्रियों के लिए क्या सजा है। योगी ने जवाब दिया, देश निकाला। और राजा ने अपनी बेटी को जंगल में छोड़वा दिया, जहां राजकुमार और दीवान का बेटा पहले से इंतजार कर रहे थे, और वो उसे अपने साथ अपने नगर ले गए। कहानी यहाँ खत्म होती है। एक कहानी जो आपसी समझ और बुद्धिमानी से शुरू हुई थी, उसका अंत धोखे, साजिश और जबरदस्ती पर हुआ। तो इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, ये बताओ कि इन सब में पाप किसको लगा? और विक्रम ने जवाब दिया, पाप तो राजा को लगा, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे, बिना पूरी जांच किए अपनी बेटी को देश निकाला दे दिया। राजा विक्रम का जवाब उनके राजधर्म पर आधारित था, है ना? हाँ, उस समय के हिसाब से राजा का निजी लगाव न्याय के आड़े नहीं आना चाहिए। अपनी बेटी का पक्ष सुना ही नहीं। बिल्कुल, ये राजधर्म का पालन नहीं, बल्कि उसका घोर उल्लंघन था।
तो सबसे विक्रम सही है। पर क्या दीवान के बेटे को कोई पाप नहीं लगा? उसने एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी, उस पर एक झूठा दाग लगाकर। यही तो इस कहानी का असली सवाल है। अगर हम आज के नजरिए से देखें तो हर किरदार कटघरे में खड़ा है। राजकुमारी पद्मावती, क्या वो एक भोली शिकार थी या एक चालाक खिलाड़ी? दीवान का बेटा, क्या वो एक वफादार दोस्त था या एक शातिर मैनिपुलेटर? और राजकुमार वज्रमुकुट, क्या वो एक सच्चा प्रेमी था या एक कमजोर इंसान जो अपने दोस्त के हर सही गलत काम में उसका साथ देता रहा? तो फिर असली पापी कौन है? ये सवाल तो वहीं का वहीं रह गया। शायद इस कहानी में कोई एक असली पापी है ही नहीं। हर कोई अपने नजरिए से सही काम कर रहा था। मतलब? राजकुमारी अपनी जगह बचाने के लिए लड़ रही थी, दीवान का बेटा अपने दोस्त का भला करने के लिए, राजा अपने धर्म का पालन करने के लिए। ये कहानियों में बताती है कि पाप या पुण्य हमारे कर्मों में उतना नहीं होता जितना हमारे इरादों में होता है। तो कहानी का अंत ये है कि राजकुमार और राजकुमारी अपने नगर आकर आनंद से रहने लगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या धोखे, नफरत और जबरदस्ती की नींव पर बना कोई रिश्ता सच में कभी आनंद दे सकता है? ये सवाल बेताल ने नहीं पूछा, पर शायद यही सबसे जरूरी सवाल है।